बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। तहरीक इंसाफ सवाबी जलसे के बाद मुकम्मल तौर पर इस वक्त चार्ज हमें नजर आ रही है और अब उन्होंने 27 तारीख को लाहौर में जलसा करने का फैसला किया है। कहा यह जा रहा है कि इस जलसे के बाद अडयाला जेल के दरवाजे खुल पाएंगे। क्या व्यूअर्स ऐसा ही है? इसका एक मुकम्मल जायजा मैं आपके सामने रखूंगा ऐसे वक्त में जब पंजाब हुकूमत और मरीम नवाज एक बहुत बड़ी रुकावट हैं इन जलसों के रास्ते में। और व्यूअर्स, हुकूमत के क्या दिन पूरे हो गए, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दी है जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तजवीज़ आई। अब इस तजवीज़ पर क्या इमरान खान ऑन बोर्ड हैं, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा और फिर इमरान खान का जेल से क्या पैगाम है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स आए। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया, घर जाने का वक्त करीब है। और काजी साहब ने जो पैगाम दिया इस फैसले के ज़रिए और रिमार्क्स के ज़रिए क्या है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आपको ये भी बता दूं कि बिलावल बहुत दिनों के बाद पार्लियामेंट में आए और उन्होंने जजेस पर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर सख्त तनकीद शुरू कर दी है। आप 2 महीने कहाँ गायब रहे और हुकूमत ने अहम ओहदेदार को हटाने का फैसला कर लिया। ये कौन है, इसका भी एक मुकम्मल हाल अहवाल में आपके सामने रखूंगा व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि सवाबी जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को सवाबी जलसे में इकट्ठा करने में कामयाब हो गई और तहरीक इंसाफ की इस कामयाबी को बहुत सारे लोगों ने अपने रंग में पेश किया। और जब जलसा तैयार नहीं था और एक रोज़ पहले वहाँ पर अली अमीन गंडापुर गए तो कुछ वीडियोस को इस अंदाज में पेश किया गया कि यही जलसा है और यही लोग थे और खाली कुर्सियों से शायद अली अमीन गंडापुर खिताब कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, 20 किलोमीटर का ये रेडियस था जिसमें हद नज़र गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी और लोग जलसा गाह में पहुंच नहीं सके। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि जगह थोड़ी थी और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उमड़ आएंगे। कराची, खैबर, पंजाब और इसके साथ साथ बलूचिस्तान से भी लोगों ने अपना जो काफिले लेकर इस जलसे में पहुंचे और केपी के बहुत से अजला से लोग पहुंचे और इस जलसे को उन्होंने कामयाब बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फुली चार्ज हो चुकी है और उन्होंने अपनी तकरीरों के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को यह वाज़ेह पैगाम दिया कि हम करके दिखाएंगे, हम पहुंच कर दिखाएंगे। और अब अगला जलसा डी चौक में होगा। अब डी चौक में जलसे की बाकायदा तैयारी और ऐलान किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें अपना फैसला भी दिया कि 22 अगस्त को आप जलसा कर सकते हैं। लेकिन क्या वफाकी हुकूमत इस जलसे की इजाज़त देगी? तो उसका जवाब है नहीं। और दूसरी तरफ 27 तारीख के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गई और वहाँ पर भी जो आपके डीसी साहब थे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे, उनको बुलाया गया और उसके बाद प्रपोजल 22, 23, 25 के बाद की रखी गई, यानी 27 अगस्त को अब ये जलसा करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी इजाज़त दी जाएगी या फिर ये इसी तरह मामला लटका रहेगा। व्यूअर्स, हो ये रहा है कि अगर पंजाब में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दे दी तो शायद ये हुकूमत का एक ऐसा फैसला होगा जिसके बाद अडयाला जेल के दरवाजे भी खुलेंगे, ऐवान सदर के दरवाजे भी खुलेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे भी खुलेंगे, फिर और इसके साथ साथ पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के भी दरवाजे खुलेंगे और फिर इमरान खान का मरकज़ में और इसके साथ साथ पंजाब में और पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत बनाना जो है वो ठहर जाएगा। तो इसका जवाब है कि हुकूमत किसी सूरत भी इन जलसों की इजाज़त नहीं देगी। आपने पंजाब को अगर गौर से देखें तो पंजाब के अंदर मरीम नवाज ने एक कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और लाहौर जो कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का घर बन चुका है। और लोगों को ये बात बखूबी मालूम है कि अगर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर एक ओपन ग्राउंड दी तो शायद हमारे से ये 3-4 जो सीटें ये भी छीन लेंगे। और खैर 8 फरवरी के इंतखाबात में मरीम नवाज भी हारी और नवाज शरीफ साहब भी हारे, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें जिताकर ना सिर्फ उन पर एहसान किया बल्कि अपने ऊपर भी एहसान ये किया कि इनकी हुकूमत लेकर आए
और जिस तरह से जो प्लानिंग की गई थी उसे अपने अंजाम तक पहुंचाकर इनकी हुकूमत को बनाया गया। व्यूअर्स, तर्जुमान जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है, अख़वंदज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की है और ये 27 अगस्त के हवाले से जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है वो ये कहते हैं कि तारीखी जलसा होगा और इस जलसे के बाद अडयाला जेल के दरवाजे खुलने का कभी इम्कान है। लोग निकलेंगे और अगर निकल पड़े और लाहौर जाग गया तो जो तहरीकें लाहौर से जिनका आगाज़ हुआ उन्हें फिर कोई रोक नहीं सका और ये वक्त ने और मौरिख ने लिखा कि वो तहरीक जो है वो कितनी कामयाब हुई और उन्हें उनकी मंजिल जो है वो हमेशा मिली है। व्यूअर्स, 27 अगस्त को सवाबी जलसे से बड़ा जलसा लाहौर में करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और ये उन्होंने बाकायदा तौर पे इस पे गुफ्तगू भी की और वो ये भी कहते हैं कि जो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जलसे के लिए 16 अगस्त को इंतज़ामिया के साथ मिलकर जलसे की जगह फाइनल करेंगे और तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है, इसलिए मीनार पाकिस्तान जलसा करने की दरख्वास्त दी गई। इस मीनार पाकिस्तान के ऊपर पहले भी नवाज शरीफ साहब जब लैंड किए थे ना पाकिस्तान में तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट आए, उन्होंने सरेंडर किया एयरपोर्ट के ऊपर ही और अदालत खुद चलकर जो है वो गई और उन्होंने वेलकम किया। उनके बायोमेट्रिक्स होते हैं जिसके ऊपर कुछ दिन पहले ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत है वहाँ के एक जज ने कहा था कि अगर नवाज शरीफ का हो गया तो सबका आप करेंगे। सर, अगर नवाज शरीफ का हुआ है तो फिर सबका होगा, ये तफरीक आप क्रिएट नहीं कर सकते। व्यूअर्स, फिर वो ये भी कहते हैं स्पीकर ने मेंबर असेंबली चौधरी इम्तियाज के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए, उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने का भोंडा मजाक किया गया, उन्हें असेंबली में लाया जाए। एमएनए चौधरी इम्तियाज की ड्रामाई गिरफ्तारी, एंटी करप्शन पंजाब ने मगवी एमएनए इम्तियाज चौधरी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी और कहानी ये बताई गई कि वो मुल्तान एयरपोर्ट से कतर फरार होते हुए गिरफ्तार हुए, जबकि हकीकत में इम्तियाज चौधरी साहब का पासपोर्ट काफ़ी दिनों से असेंबली स्टाफ के जरिए बरतानवी वीज़े के लिए गया हुआ है। तो आपको इस तरह की ना बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेंगी और आप आज जो कुछ जुल्म कर रहे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो आज़ाद अरकान हैं उनके साथ, कल को आपके साथ भी यही कुछ होना है और ये वक्त और ये सिटिंग जो है वो अपने याद रखनी है और कल को जब इनके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा तो इनके हक में कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को जलसे की इजाज़त मिलेगी तो जवाब है जी नहीं मिलेगी। हुकूमत अभी चेलम का कह रही है, फिर क्या बहाना बनाएगी ये भी देखना होगा। क्या एजेंसियों की रिपोर्ट जो अदालत में भी कह कर आए हैं कि एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद इसका फैसला किया जाएगा। जब नवाज शरीफ साहब ने लैंड करना था तो सर उस वक्त तो सारी एजेंसियों की रिपोर्ट ठीक आई, आपके सामने ही है और बल्कि कबूतर आकर बैठना शुरू हो गए और फिर कबूतर आपने अपने हाथ पे बिठाए। इसी तरह एक कबूतर जो है वो तस्वीर अगर आप देखें ना तो शेख हसीना वाजिद की भी है जो वो कबूतर हाथ में उनके बैठा हुआ है, लेकिन बाद में दोनों के हाथ के जो तोते हैं ना वो उड़ गए। और ये हमेशा हुआ है जब आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकतवर के साथ खड़े होकर तो फिर एक दिन ज़रूर आता है जब आपकी ताकत ने ख़त्म होना है। ये हमेशा नहीं रहती और शायद आपको ये ख्याल नहीं रहा। आप पंजाब के अंदर जोर लगाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना निकलने दे बाहर, लेकिन कब तक? चूँकि मरियम को ये पता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर 8 फरवरी को निकल सकता है तो फिर 27 को जलसे के लिए भी निकलेगा और अगर वो निकल आया लाहौर बाहर और हम बेशक पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर पाबंदी लगा दें, उन्हें डराएं धमकाएंगे, खबरदार तुमने किसी को दिखाया और अगर तुम दिखाओगे तो ना सिर्फ हम तुम्हारे इश्तिहार बंद करेंगे बल्कि तुम्हारे लोगों को भी बंद कर दिया जाएगा, ऑफ एयर कर दिया जाएगा और फिर तुम्हारे खिलाफ नैब तैयार है और बहुत सारे केसेस जो खुलेंगे। ये जो टेलीविजन चैनल है पाकिस्तान में 1-2, आपने मीर शकीरुर रहमान के खिलाफ भी बहुत कुछ होते हुए देखा इस मुल्क के अंदर। खान साहब की हुकूमत थी और फिर क्या बना उन केसेस का, गिलगित बल्तिस्तान में और फिर बलूचिस्तान में जाकर लोगों ने मुकदमात उनके खिलाफ जो है वो दर्ज करवाए, क्या बना? कुछ नहीं बना। फिर ये जो ARY वाला मामला है अरशद शरीफ का जो हुआ वो भी आपके सामने है। तो ये कहीं ना कहीं इनको पकड़ लिया जाता है, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आपने मुतादिद दफ़ा इनकी पॉलिसीज़ को देखा होगा। जो हुकूमत में होता है ना ये उसके साथ मिलकर खेलते हैं तो फिर आप उसकी कीमत भी जो है वो अदा करना पड़ती है और कीमत अदा आप करें या ना करें, लेकिन सारे के सारे इस वक्त ना एक तरफ खड़े हैं और इमरान खान एक तरफ खड़ा है और इनकी ये कोशिश होगी कि टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ना दिखाए, वो नहीं दिखाएंगे। इनकी जो मीटिंग्स होती हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले मालिकान को बुलाकर जो है बाकायदा ब्रीफ करते हैं,
और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और फिर इंटरेस्टिंग इसके अंदर पता है नुकता क्या है, मालकान बाहर निकलते हैं और एक दूसरे के बारे में मुखबरी करते हैं, बताते हैं मीडिया के अंदर कि एनू ए क्या सी ते उन्होंने ओ क्या सी, ते सारे बैठे सन ते चाह प्या के ते उन्होंने कट छड़िया। तो ये सारी बातें जो है ये बाहर निकलती है। ऑब्वियसली जो मालकान मिलने गए उन्होंने आके अपने लोगों को बताई होगी और फिर लोग आगे ये बात जो है वो फैलाते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगी मरियम केस के खिलाफ जो जलसा होगा इसे नहीं दिखाया जाएगा। व्यूअर्स, आज एक और भी काम हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म, आपको ना सुन के भी हैरानगी होगी कि ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान वाले कर क्या रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जमात इस्लामी है, जमात उलमा इस्लाम फे ग्रुप जो अभी आई नहीं आ जाएगी, इसके साथ साथ दीगर और भी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और महमूद अचकज़ई साहब हैं जो इसके सरबराह हैं। उन्होंने ये तजवीज़ दी और वो ये कहते हैं कि मेरी राय है कि 3 माह के लिए कौमी हुकूमत बनाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ऐसा शख्स है जिस पर सब मुतफिक हो सकते हैं, इसे वज़ीर-ए-आज़म बनाए, वो इस्लाहात करे और इंतखाबात करवाए। इस वक्त उनके साथ बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। हैरानगी की बात यह है कि वो खामोश रहे। बैरिस्टर गौहर क्यों खामोश रहे, इसके ऊपर उन्हें अपना मौक़िफ़ ज़रूर देना चाहिए। और महमूद खान अचकज़ई उन शख्सियात में से हैं जिन्हें सियासी मैंडेट इमरान खान ने दिया और इमरान खान बार बार ही कह चुके हैं कि हम महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए गुफ्तगू करेंगे। अब व्यूअर्स, महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा कि दुख है कि नवाज शरीफ की मौजूदगी में उसका स्पीकर कौमी असम्बली और उसकी पार्टी के दोस्त गैर आइनी और गैर जमहूरी काम कर रहे हैं। मालूम नहीं नवाज शरीफ खामोश क्यों है। नवाज शरीफ इस किस्म का आदमी नहीं था जैसा वो हो गया, लेकिन इमरान खान ने व्यूअर्स वाज़े कर दिया है कि निगरान हुकूमत मंजूर नहीं होगी, क्योंकि पहले काकड़ जैसी निगरान हुकूमत रही जिसने सिर्फ जालिमाना कार्रवाइयाँ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया। और अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म लाने का मशवरा उन्हीं राब्तों से हुआ और क्या इस्टेब्लिशमेंट ने लचक दिखाना शुरू कर दी है। देखें, पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है उससे इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है और ये उन सहाफ़ियों की ज़ुबानी भी हमने ये बात सुनी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या फिर नून लीग के कैंप के अंदर जो है उनका आना जाना बहुत ज़्यादा है। वो दोनों तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी और मईशत और जिस तरह से ये चाहते थे कि हालात कंट्रोल हो सके, मईशत को ये सहारा दे सकें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शहबाज शरीफ एक रबर स्टैम्प बनकर रह गए। और शहबाज शरीफ साहब का अब जो इमेज बिल्डिंग है वो आप देख लें कैसे हो रही है। और ये तमाम फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इंडिकेटर्स हैं कि मुल्क के अंदर तब्दीली होगी और बहुत जल्दी होगी। अब ये कब होती है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जो इमेज एक नया बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने वीडियो देखी होगी, अरशद नदीम जब वो थ्रो कर रहा था और उसने तमाम पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया, उसकी जितनी मेहनत उसकी है, लेकिन सारे मामे चाचे इकट्ठे होकर आकर जो है उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी वो एक इनके गालबन दूर के गालबन रिश्तेदार हैं, हाउस ऑफ शरीफ के कुछ वज़ीर खुराक पंजाब के जो हैं, उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं, ये स्टेटमेंट उनकी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सेहत बख्श ग़िज़ाओं से ही अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी बन सकते हैं। अब क्योंकि वो वज़ीर खुराक हैं तो उन्होंने कहा चलो मेरी वजारत से जो मिलती जुलती बात है मैं कर देता हूँ। फिर एक और साहब, उन्होंने मरीम नवाज़ ने खैर 10 करोड़ का ऐलान किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात थी ना वो शहबाज शरीफ साहब का जो इमेज बनाने की कोशिश की। वो राना मशहूद साहब उनके पास बैठे हैं कमरे में, वो टीवी पर देख रहे हैं कि अरशद नदीम साहब थ्रो कर रहे हैं, थ्रो से रिकॉर्ड बना के भाई साहब ने हाथ ऊपर किए तो उन्होंने कहा जी लो जी सुट छड़े है। और वो साथ ही राना मशहूद साहब ये कहते हैं कि ये सर आपके विजन की वजह से, सर आपके विजन की, मतलब ऐसे चमचे और ऐसी प्लेटें खुदा के लिए कौम को बेवकूफ़ मत बनाए। अरशद नदीम की अगर गोल्ड मेडल और ये जो उसकी कोशिशें और काविशें ये उसकी अपनी पर्सनल हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसके साथ उसकी इस खुशी में मुबारकबाद आप दें, इनामात का भी ऐलान करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन द गवर्नमेंट जिस तरह से प्ले कर रही है मेरा ख्याल है कि कमाल ही कर दी है। इनके पास और कुछ तो है नहीं जिसके ऊपर ये फ़ख्र से पाकिस्तान की कौम के सामने जो है वो कोई दो जुमले ही कह सके कि ये हमारी कारकर्दगी है। चले अरशद नदीम की कारकर्दगी का सहारा है सही। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान की अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर अरशद नदीम के लिए जो करारदाद पेश की और फिर वो जो सिविल अवार्ड का ऐलान किया, चलें कहीं तो इनके जहन में ले, लेकिन
हमारे सियासतदानों के पल्ले कुछ नहीं है, इनकी कारकर्दगी सिफर है और ये हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर ये कौम को जो है उसके ऊपर भी कर लेने के लिए सियासत कर रहे हैं। इनके पल्ले कुछ नहीं है ना, आपकी कारकर्दगी सिफर और कौम के बच्चों की जो कारकर्दगी है वो गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, तो आप उसके ऊपर एक तरह से हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सॉफ्ट इमेजिंग है, इमेज बिल्डिंग है शहबाज शरीफ साहब की, जो राना मशहूद साहब उस वक्त कर रहे थे और बाकी लोगों ने भी कोशिश की कि वो किसी ना किसी तरह इसमें जो है अपना हिस्सा डालें। व्यूअर्स, ऐसी कारकर्दगी के ऊपर तो इनको तब्दीली हो जाना चाहिए। मैं आपको व्यूअर्स एक और इंतहाई अहम फैसला है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक वाइब कहें से या एक रिएक्शन कहें, और ये 2 जजेस के रिमार्क्स हैं और बहुत ही सख्त रिमार्क्स हैं। केस कोई और था लेकिन इसमें एक पैगाम दे दिया गया है और ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो आईन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को मानेंगे नहीं। ये डाकिया नहीं है कि चिट्ठी आई उसको खोल के पढ़ना है या नहीं पढ़ना, बल्कि जो फैसला हुआ उसके ऊपर अमल भी होगा। व्यूअर्स, इस साल 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो जाएंगे। मुमकिन तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह उनके बाद चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे, लेकिन दोनों जज साहिबान के गुज़श्ता 2 दिन के रिमार्क्स इस बात का पता देते हैं कि अदलिया के फैसलों को संजीदा नहीं लिया जा रहा। अदालत को अपने फैसले मनवाने में मुश्किलात दरपेश हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 11,000 पेंशनर्स को पेंशन की अदम अदायगी के मामले पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो हुक्मनामा तहरीर किया, इसमें वो लिखते हैं कि जमहूरियत में कानून की हाकिमियत सिर्फ एक असूल नहीं है, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी होती है। फिर वो ये भी लिखते हैं कि शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट के आइनी तशरी इंसाफ की फरहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी बोर्ड जैसी नहीं है कि भाईजान कर दो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होना भी यकीनी बनाना होगा। फिर वो उन्होंने ये भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज या अमल दरामद में ताख़ीर करना आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद बरकरार रखने के मुतरादिफ है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कर्टिसी नहीं बल्कि आइन की मंशा है। कल को अगर आप लोगों को फांसी की सज़ा देते हैं ना, तो जेलर कहे जी कि मैंने फांसी नहीं देनी, तो सर फिर निज़ाम तो ख़राब हो जाएगा। अगर जो मुजरिम जिसको फांसी की सज़ा हुई उसका ताल्लुक किसी सियासी घराने से होगा और जेलर ये कहे कि सज़ा नहीं होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो रियासत के अंदर बगावत हो जाएगी। जो जजा और सज़ा का निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर फैसले आपके खिलाफ आएँ और आप ताकतवर हैं और आप उन्हें ना माने और ये कहें कि ये सियासत कर रहे हैं, बिलावल ने आज जो कुछ किया, अगर ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे ना खड़ा होता तो शायद इसके ऊपर तौहीन अदालत लगती और बहुत सारी दफात लगाकर इसे अंदर कर दिया जाता। लेकिन हमारी ना वो अदालतें हैं, ना हमारे वो जजेस हैं, ना हमारा वो निज़ाम है, ना इस निज़ाम के अंदर ताकत है कि वो इनके गुनाहों का बोझ उठा सके। और व्यूअर्स, ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। फिर व्यूअर्स, कल सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम मुकदमा हुआ मारगला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के हवाले से और वाइल्ड लाइफ के महकमे को वजारत दाखिला के मातहत करने से मुतल्लिक। जब मुकदमे की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी काबीना अदालत के बुलाने पर भी पेश ना हुए, तो चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार किया और फिर अटॉर्नी जनरल के आने पर उन्हें हदायत की कि फ़ौरन सेक्रेटरी काबीना को बुलाया जाए, जिसके बाद सेक्रेटरी काबीना अदालत में पेश हो गए और पेश ना होने पर चीफ जस्टिस काफ़ी बरहम हुए। ये भी कह दिया कि जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। अब काजी साहब पर प्रेशर क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार जस्टिस मंसूर के नोटिफिकेशन का मुतालबा कर रही है। रात बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिस तरह काजी फैज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस 88 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ ताकि एक्सटेंशन वाली बात खत्म हो। इसके बाद असद कैसर एक शो में थे तो उन्होंने भी ये कहा कि हमें खदशा है कि हुकूमत काजी फैज ईसा को एक्सटेंशन देना चाहती है या मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए कोई कानूनी साजी जो है वो करना चाहती है। हमारा मुतालबा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन किया जाए ताकि एक्सटेंशन वाला अभाम दूर हो जाए। यूँ काजी फैज ईसा की खुद की साख खराब हो रही है। और सेठी साहब ने जी एक इनके हवाले से एक दावा ये भी किया है कि जो फैसले हालिया काजी साहब के हैं उनसे ही लगता ये है
कि वो जाते जाते इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देकर जाएंगे, ऐसी जजमेंट देकर जाएंगे जिससे उनकी जो साख है वो बहाल हो सके और लोगों में उनकी एक अच्छी रेपुटेशन एट द एंड ऑफ हिज करियर जो है वो बन सके कि हाँ यार, एक जज था जिसने पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। और आपने इसमें ना जो कैच है ना वो ये है कि आपने 1-1.5 बरस जो है हुकूमत की सपोर्ट और रही आपको, और कोई आप पर उंगली भी नहीं उठाएगा अगर आपने जजमेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के ख़िलाफ़ दे दी। कम से कम इस तरफ से तो उंगली नहीं उठाई जाएगी, दूसरी तरफ से तो खैर उंगलियां उठाई जा रही हैं। और एक बात ज़रूर होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपकी सपोर्ट फिर करेगी कि अगर जब आपके हक में काजी साहब फैसले दे रहे थे तो आपने कुछ नहीं कहा, आज एक फैसला गलत आ गया तो उनको तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं। व्यूअर्स, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामेंट से बाजियाब हुए हैं और 2 माह के बाद वो सियासी मंजरनामे पर आए, बिल्कुल गायब थे। सदर जरदारी भी कुछ अरसे से सरगर्म नहीं थे, लेकिन वो हुक्मरान इत्तेहाद के बिल मंजूर करते रहे। पहले नैब ऑर्डिनेंस आया, वो भी सदर ने मंजूर किया, फिर रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा बनाया, ऑर्डिनेंस आया, वो भी मंजूर किया, फिर इलेक्शन एक्ट में रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा बनाया, वो भी ऐवान से मंजूर हो गया और यूं सदर जरदारी ऐवान सदर में मौजूद रहे, लेकिन बिलावल गायब थे। कल वो पार्लियामेंट से बाजियाब हुए जी, उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की और ये कहा कि जिस किस्म की सियासत में तकसीम आज मौजूद है शायद तारीख में कभी नहीं देखा होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत मुश्किल होती जा रही है, दिन रात एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। हमें अपनी लड़ाइयां सियासत के दायरे में रहकर लड़ना होंगी। इस्लामाबाद इसलिए बना कि यहाँ आवाम के मसाइल हल हो सकें। इस शहर में ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और ताकतवर लोग रहते हैं। इस शहर में बड़े बड़े इदारे मारते हैं, जिस काम के लिए इधर आते हैं इसको पूरा नहीं करते और साजिशें शुरू कर दी जाती हैं। आजकल मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। हमें मिलकर मुश्किलात का हल निकालने की ज़रूरत है। हमारी आवाम बांग्लादेश के हालात को बहुत गौर से देख रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा कैसे हसीना वाजिद को ओहदा छोड़ना पड़ा। हमें ये सोचना होगा कि आवाम के असल मसाइल को तरजीह देना होगी। इस वक्त इदारों के दरमियान एक वाज़ेह फासला नजर आ रहा है। हमारी अदलिया इतनी काबिल है कि डैम्स भी बना सकती है। हमारी अदलिया समोसों टमाटरों की कीमत भी तय करती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जैसे सानियात भी हुए। आज पाकिस्तान के शहरी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। जब डैम बनाने की बात आती तो आइन और कानून पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये बहरान जुडिशरी के ज़रिए है और जुडिशरी के लिए ही है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी अदलिया ने अरशद नदीम की तरह रिकॉर्ड तोड़ दिए। इदारों के दरमियान बहरान की वजह अदलिया है। उनको नशिस्तें ऐसे मिली जैसे टॉफ़ी मिल रही हो। बिलावल की तकरीर पर उमर अयूब साहब का एक रिएक्शन भी आया और वो ये कहते हैं कि लगता है कि बिलावल जरदारी को परेड ग्राउंड से हदायत आई होंगी जो उन्होंने आज इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की है। अच्छा, ये जो परेड ग्राउंड का ऑब्वियसली इस्तारतन उन्होंने कहा और वही कहना ये चाहते कि शायद उन्हें GHQ से या कहीं और से हदायत आए, लेकिन बिलावल तब कहाँ गायब थे जब पार्लियामेंट को मनमर्जी की कानून साजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जब जरदारी साहब ने नैब ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए और इमरान खान का रिमांड 14 दिन से 40 दिन तक कर दिया गया। जब रिटायर्ड जजेस के ट्रिब्यूनल्स का आपने हिस्सा बनाया उस वक्त आप कहाँ थे? शायद वो सो रहे थे। जब इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल मंजूर किया गया आप कहाँ थे? शायद आप उस वक्त भी सो रहे थे। तो व्यूअर्स, ये पिक एंड चूज है। अगर आप अदलिया पर कीचड़ उछालेंगे ना इस तरह, तो फिर आप पर भी इसी तरह कीचड़ उछाला जाएगा। और ये कुछ दिनों की बात है। जस्टिस मंसूर अगर कुर्सी पर नहीं आते तो यकीनन इस मुल्क के अंदर एक बड़ी जंग जो है वो शुरू हो जाएगी। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि कामरान टेसूरी साहब की तब्दीली की बात हो रही है और नून लीग ने इसके ऊपर कोशिशें शुरू कर दी हैं। कन्वीनर खालिद मकबूल साहब MQM के वो ये कहते हैं, मकबूल सदीकी साहब के ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी इतलात ये हैं और इसके ऊपर बाकायदा बात भी हुई। DG जो आपके कामरान टेसूरी साहब हैं, बशीर मेमन साहब को सिंध का नया गवर्नर बनाने का फैसला जो है वो किया गया है और इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी आज की हमारी नशिस्त थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक देखें और इसे शेयर करें ताकि एल्गोरिदम्स का जो पाकिस्तान के अंदर एक नया सिलसिला शुरू हो गया है इसे हम बीट कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने